हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी विद पीएन शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम 29 मई 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेज कितने हो गए हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 58 लाख केसेज हो गए हैं। अमेरिका में 17 लाख केसेज एंड ब्राज़ील में 4 लाख केसेज के साथ सेकंड है। इंडिया में 1,60,000 केसेज हो गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 16,000 केसेज हो गए। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 59,000, सेकंड पर तमिलनाडु 19,000 एंड गुजरात 15,000। ये सभी कोरोना के केसेस थे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 1 पर हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम इसका आगे डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 1 पर केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो टिड्डी दल है मीन्स ग्रास ओपर, हमने कई दिनों से पढ़ा है कि ग्रास ओपर, ये इसको लोकुस्ट भी बोलते हैं, राम जी का घोड़ा, ये सभी इसके नेम हैं। तो ग्रास ओपर जो था उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उसके कारण बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमने पहले भी उसका मैप के साथ स्टडी किया था। उसके अलावा पेज नंबर 1 पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जिसको हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 2 नेशनल कैपिटल दिल्ली से संबंधित है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 पर एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है हमारे लिए HCQ, हमें से याद रखना। यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है, इसके बारे में याद रखना कि क्या है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा जो है वो जनरली काम आती है एंटी मलेरियल, मीन्स जब मलेरिया किसी के हो जाता है तो उसके लिए काम आती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन अभी क्या हुआ था कि कई देशों के द्वारा इसको इंडिया से इंपोर्ट किया गया था, इंडिया से कई देशों ने इंपोर्ट किया था अपने यहाँ, क्योंकि उनको लगा कि ये किसका इलाज कर सकती है, कोरोना वायरस से बचने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन कई देशों ने अभी इसके ऊपर बैन लगा दिया है, तो ऐसे के ऊपर वैश्विक दुष्प्रचार का आंकड़ों पर जवाब देगा भारत। तो ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो इसके बारे में आप ध्यान रखना, सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है। आगे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या है। मदरसों को सरकारी मदद पर विजयवर्गीय का प्रहार, अनुच्छेद 30 पर उठाया सवाल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 30। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मीन्स मूल अधिकारों की। आप लक्ष्मीकांत के जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो वहां पर ये आएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल जो 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के लिए, मीन्स माइनॉरिटीज के लिए। 29 में ये कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी जो संस्कृति है, लिपि है, भाषा है, उनकी सुरक्षा कर सकता है। जो 30 है उसमें कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन देख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यक देश के मूल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। जो इंडिया है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है? यहाँ आर्टिकल 30 एंड 29 इंपॉर्टेंट था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आर्टिकल 30 में कहा गया है ये धर्मनिरपेक्ष का देश का मतलब क्या होता है। अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करें हम, तो धर्मनिरपेक्षता 2 प्रकार की होती है। एक है वेस्टर्न, मीन्स एक पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है, और एक है इंडियन धर्मनिरपेक्षता, मीन्स इंडियन सेकुलरिज्म, और एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म। जो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, वहां पर क्या होता है, जो राज्य है मीन्स स्टेट या देश, जनरली हम कोई भी देश को स्टेट बोलते हैं, तो एक स्टेट और धर्म जो रिलीजन है, स्टेट और रिलीजन के बीच में एक दीवार है लोहे की। मीन्स आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, स्टेट एंड रिलीजन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। स्टेट अपना देखे और रिलीजन में कोई संबंध नहीं है। रिलीजन लोगों का क्या है, अपना स्वयं का एक निजी
मामला है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, स्टेट एंड रिलीजन दोनों में एक जो अलगाव है, जैसे वेस्टर्न में अलगाव है वैसे अलगाव नहीं है। स्टेट को जब जरूरत पड़ती है तो धर्म में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं है, मीन्स पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, जब किसी धर्म को दबाया जाएगा या किसी धर्म को जब दबाया जाता है या किसी धर्म को कोई भी व्यक्ति कोई गलत हस्तक्षेप कर रहा है तो स्टेट क्या है, उसको पॉजिटिव कर सकता है, पॉजिटिव हस्तक्षेप कर सकता है। साथ में हमारा धर्म सभी धर्मों के लिए, जो हमारा राज्य है उस सभी धर्मों के लिए क्या है, समान, सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट देता है। साथ में धर्म विशेष को कोई ऐसे बल नहीं देता। हमारा स्टेट जो है भारत, उसमें पर्टिकुलर कोई धर्म उसका नहीं है, सभी धर्म उसके लिए समान है। तो वेस्टर्न में और इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता, उसमें ये एक असमानता है। इंडिया की जो धर्मनिरपेक्षता वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ विविधता है, कई धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए कई बार स्टेट को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है धर्म के लिए। लेकिन हमारे स्टेट का कोई धर्म नहीं है, मीन्स इंडिया का पर्सनली कोई धर्म नहीं है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यूपीएससी में कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन 2019 में भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है। तो ये सभी आपको याद रखना है। आगे जब हम देखेंगे पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, यहाँ पर हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है आज के दिन, सिर्फ कोरोना वायरस से संबंधित है जो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। पेज नंबर 7, यहाँ पर भी जो टिड्डी दल है, पेज नंबर 7 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वहाँ पर टिड्डी दलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत। तो हमने पहले ही देखा था, कई बार हमने डिस्कशन किया है कि जो टिड्डी है आती कहाँ से है। टिड्डियों का मीन्स ग्रास ओपर का जो रूट है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मीन्स इथोपिया सोमालिया, यहाँ से स्टार्ट होती है, सऊदी अरेबिया और यमन से एंटर करके ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में क्या करती है, अटैक करती है। उसके बाद ये कई बार यूपी पहुंच गई है, दिल्ली पहुंच गई है, महाराष्ट्र तक इसने अटैक कर दिया है। तो ये क्या है, इसका रूट याद रखना कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होता है और यहाँ पर बारिश के पहले यहाँ पर आ जाती है इंडिया में, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रजनन करती है, अपने बच्चे पैदा करती है। बाद में जब बारिश कंप्लीट होने लगती है, बाद में वापस यहाँ पर लौट जाती है। तो यहाँ पर इसका क्या है, डोरमेंसी पीरियड रहता है, यहाँ पर ये सुसुप्त अवस्था में रहती है, और बाद में बारिश जब आती है तो यहाँ पर जैसे साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन सारस है, वो साइबेरिया से सर्दियों के समय हमारे इंडिया में आ जाते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ सर्दियाँ खत्म होती है वापस वहाँ लौट जाते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भगाने के उपाय क्या है टिड्डियों को, यहाँ पर ये इसका डायग्राम है, आपने देखा होगा बारिश के समय खूब गाँवों में या कई जगह ये इस टाइप का रहता है। ये जो कीट है ये पूरा फसलों को खाकर बर्बाद कर देता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि इनको भगाने के उपाय क्या है, थाली बजाना, खेतों में धुआं करना। टिड्डियों का दल आवाज़ के कंपन को महसूस करता है इसलिए भाग जाते हैं, उनको डीजे लगा देते हैं कई बार। साथ ही में इसके लिए जो एक छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड का, वो है हिस्टाबिमामिल, क्लोरोपाइरिफॉस और बेंजा एक्साटाइक्लोराइड। तो ये सभी तीनों में से कोई भी 1-2 नाम आप लिख सकते हो, बाकी ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो बड़े पैमाने पर मुश्किल है क्योंकि ये उड़ने वाला जानवर है और खाली पड़े खेतों में टिड्डी क्या है, अंडे देता है, जिसे नष्ट करने के लिए खेतों में गहरी खुदाई की जानी चाहिए और पानी भर देना चाहिए। तो ये सभी इसके क्या है तरीके। जीवन चक्र हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको इतना सा याद रखना है कि एक दिन में कई मीलों का सफ़र करते हैं। हमने अभी देखा कि ये उत्तरी पश्चिमी जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका इधर वाला जो पार्ट था हमने देखा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ से ब्रिटेन तक की उड़ान भरी और 1988 में पश्चिमी अफ्रीका से कैरेबियन तक। तो कई मीलों तक ये उड़ान भर सकते हैं, इंडिया में भी कई मील दूर से ये आते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना। टिड्डी दल हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है तो आपको ईजी हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं सीमा विवाद पर भारत ने दिखाई नरमी। यहाँ पर हम कई दिनों से बातें कर रहे हैं कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो पूरी तरह दोनों देशों के बीच में निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग है।
हमने पहले ही देखा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ओवरलैपिंग। तो अगर मान लीजिए इतनी सीमा किसकी है, भारत की, और ये सीमा जो है किसकी, चाइना की, तो ये जो वाला पार्ट है क्या है, ओवरलैपिंग। इसमें दोनों देशों की सेनाएं आती है, जब आपस में मिलती है तो क्या है, विरोध करती हैं। तो ये जो क्या है, ओवरलैपिंग पार्ट, इसी को बोल रहे हैं। ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब यहां पर हमको क्या क्या याद रखना है कि एलएसी, एक हमें याद रखना है कि जो डोकलाम इशू हुआ था 2017 में, डोकलाम हमने पहले भी देखा था कि डोकलाम इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में एक ट्राई जंक्शन पर आता है। आज डायग्राम वो वाला नहीं है मैप, जस्ट इसको ये से याद रखना कि ये सिक्किम था, हमने देखा था, यहाँ पर भूटान है और यहाँ पर तिब्बत वाला पार्ट चाइना का है। यहाँ पर क्या था, डोकलाम, इतना एरिया। तो ये चाइना, ये इंडिया के सिक्किम से भी लगा हुआ है, ये भूटान का पार्ट भी है और ये तिब्बत से भी लगा हुआ है। लेकिन स्पेशली जो ये एरिया है वो भूटान का है और इसको सुरक्षा कौन देता है, इंडिया। और चाइना द्वारा क्या कर रहा था, यहाँ पर चाइना के द्वारा सड़कों का निर्माण किया जा रहा था, जिसको इंडिया के द्वारा रोका गया, क्योंकि इससे इंडिया को खतरा हो सकता था। क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जो यहां पर मैप में देखते हैं एक बार अगेन, यहां पर हमने देखा था कि भूटान यहां पर है, भूटान में यहां पर क्या था, डोकलाम। तो डोकलाम यहां पर होने से क्या होता है कि हमारा जो कनेक्टिविटी है यहां पर नॉर्थ ईस्ट के लिए यही जगह है, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जब पास में चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी, कभी युद्ध हो तो डायरेक्टली इसको कट कर सकता है कौन, चाइना, इसको रोक सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी कनेक्टिविटी रुक जाएगी। तो हमारा जो एक तरह से इसको बोलते हैं, मुर्गी जो रहती है उसका सिर और ये मुर्गी का पेट, तो इसको बोलते हैं चिकन नेक, मिस गर्दन। तो मुर्गी की गर्दन पर वार कर दिया जाएगा तो पूरा मुर्गी मारी जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकन नेक। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डोकलाम में कैसे ना कैसे चाइना का प्रेजेंस ना हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ मामला है। एक क्या हुआ था, जब डोकलाम इशू आता तो मोदी साहब कहाँ गए थे, वुहान। कहाँ पर, वुहान में। तो वुहान समिट हुई थी, वहाँ पर मोदी साहब गए थे। उसके बाद अगेन वुहान में जाने के बाद जो ममल्लपुरम है चेन्नई में, वहाँ पर अनौपचारिक बैठक हुआ। अनौपचारिक बैठक का मतलब होता है जब बिना ज़्यादा जैसे हम देखते हैं कि जब भी देशों में यात्राएं होती है किसी राष्ट्राध्यक्ष की, तो 6-6 महीने पहले पता लग जाता है, लेकिन अचानक जब यात्राएं होती है बिना किसी तामझाम के, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक। तो ये आप याद रखना। यहाँ पर अगेन और हमको क्या याद रखना है कि वर्ष 1993 से लेने के बाद हमारे लगभग 5 ऐसे समझौते हो चुके हैं, जो कि ये जो तनाव है सीमा पर उसको ख़त्म करने के लिए समझौते हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है पूर्वी लद्दाख का जो गलवान जो क्षेत्र है, गलवान घाटी, वहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो एक बार जब देखते हैं कि कहाँ पर ये दोनों देशों के बीच फेस ऑफ चल रहा है, तो हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर सेम वही मैप कि इंडिया का मत है कि ये पूरा अक्साई चीन जो आपने छीन रखा वो मेरा है। ब्रिटिश ने ये बाउंड्री खींची थी जो वाइट कलर की है कि ये पार्ट चाइना का, ये पार्ट इंडिया का। लेकिन चाइना ने क्या किया, धीरे धीरे कैप्चर किया, यहाँ तक आ गया 1962 के युद्ध में। और प्रेजेंट में जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ये है, और इसको भी नहीं मान रहा है, मीन्स अंदर आना चाहता है। और क्या करता है कि जो गलवान घाटी यहाँ पर है, वहाँ से मीन्स पूर्वी लद्दाख का पार्ट है, वहाँ से अंदर आता है लद्दाख में। एंड जो ये पेंगोंग लेक है यहाँ पर भी अंदर एंटर करता है कौन, अपना अधिकार बताता है चाइना। तो ये दोनों जगह क्या हो रहा है, फेस ऑफ कहाँ पर, लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख। तो ये याद रखना कि ये ब्रिटिश की लाइन थी वाइट, ये इंडिया कहता है कि जो ग्रीन लाइट जहाँ तक है वहाँ इंडिया दावा करता है कि ये मेरा क्षेत्र है। ये सड़क निर्माण कर लिया किसने, चाइना ने। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है चाइना की कि खुद ने सड़क निर्माण कर दिया अक्साई चीन में जो भारत का भाग था, लेकिन जैसे ही इसके आसपास इंडिया सड़कों का निर्माण करता है, कोई भी अवसंरचना बनाता है, तो ये चाइना टेंशन में आ जाता है और टेंशन देता है। जो रेड लाइन है वो 1962 में चाइना ने इसको हड़प लिया था, और जो ये वाली लाइन है इसमें सितंबर 1962 में चाइना युद्ध के समय पहुंच गया था। तो ये सभी हमारे लिए काम के थे। यहाँ पर जो गलवान घाटी है, विवादों के बहाने चर्चा में आई गलवान घाटी, तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है कि क्या है, बस कहाँ पर लोकेट है, कौन लोग थे, वो हमारे लिए काम के लिए नहीं है। हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पूर्वी जो लद्दाख है वहाँ पर गलवान घाटी यहाँ पर है, बस
इतना सा आपको याद रखना है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। यहां पर साथ में ये दिया गया है कि जो चाइना है, चाइना कई बार साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, यहां पर क्या दिखाता है, वियतनाम, थाईलैंड एंड रोके चीन को। ये सभी बात तो है ही, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना है, आप पढ़ोगे यहां पर चाइना जो है उसकी हांगकांग, ताइवान और चीन, दक्षिणी तीन सागर है, यहां पर लेकर क्या है, उसकी एक आक्रामक नीति बनी हुई है। इसके बारे में हम देखेंगे क्या आक्रामक नीति है, जस्ट हम आगे देखेंगे। यहां पर एक बार देख लेते हैं कि जो चाइना है उसका ये दक्षिणी चीन, साउथ चाइना सी, यहां पर पूरे पर अपना अधिकार बताता है। तो ये आगे हम जस्ट आगे वाले पेज में देख रहे हैं कि क्या ये मामला है। एक बार यहां पर देख रहे हैं, देखिए यहां पर चाइना, चाइना ये क्या है, साउथ चाइना सी, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब आप याद रखोगे एक बात कि जैसे इंडिया है, इंडिया का ये मैप है और यहां पर इंडिया के चारों तरफ क्या है, समुद्र। तो समुद्र में इंडिया की बाउंड्री से लेकर 200 माइल्स तक, इसको समुद्र की भाषा में 200 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। इतने नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, जो समुद्र का इलाका है वो जिस देश के पास में होगा उसका होगा। इसके अनुसार क्या है, जो ये इंटरनेशनल लॉ है सी का, अगर उस लॉ को मानते हैं तो वियतनाम का यहां तक क्या है, समुद्र, समुद्री सीमा किसकी, वियतनाम की। ये फिलीपींस है तो फिलीपींस की सीमा कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल तक, यहां तक, मीन्स यहां तक वो मछली पालन कर सकते हैं। ब्रुनई की यहां तक है, मलेशिया की यहां तक है और मलेशिया यहां तक। तो ये कहां तक है, इन देशों का पार्ट होना चाहिए यहां तक, मीन्स ये साउथ चाइना सी इतना किसका आ जाएगा, इन देशों का जो इसके आसपास है, और बाकी जो बचा पार्ट है वो चाइना ले सकता है। लेकिन आप देखिए चाइना ने क्या क्लेम कर रखा है, चाइना ने एक 9 डैश लाइन फिक्स कर रखी है। चाइना ने क्या कर रखी है, एक 9 डैश लाइन फिक्स कर रखी है। 9 डैश लाइन क्या है हम देख रहे हैं। चाइना ने एक पुराने समय से कहा है कि जो 9 डैश लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स ये मेरा, इसने प्राचीन काल का एक संदर्भ दिया कि उस समय से जो 9 डैश लाइन है वो मेरा एरिया है। मीन्स पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। दूसरे देशों के जो लॉ एंड सी के अनुसार, मीन्स जो इंटरनेशनल लॉ है यूनाइटेड नेशन का, उसको भी मानने से इनकार कर दिया और पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताता है। और इसने यहां पर स्पार्टले एंड कई तरह के इसने द्वीप जो है, पारासल आइसलैंड एंड स्पार्टले द्वीप, स्पार्टले द्वीप, स्पार्टले आइलैंड और पारासल आइलैंड, इनका यहां पर कृत्रिम रूप से इसने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया है। और यहां पर खुद का पूरा क्या जमाता है, खुद का अधिकार बताता है। अब यहां पर याद रखना जो रेड लाइन है, चाइनीज क्लेम लाइन में चाइना का जो अधिकार बताता है 9 डैश लाइन, और डिस्प्यूटेड आइसलैंड कौन से हैं, यहां पर और यहां पर देशों के बीच में। और ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस्ड ऑन यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये दोनों याद रखना कि एक यूनाइटेड नेशन के अनुसार तो इतना ही होना चाहिए चाइना का पार्ट, लेकिन चाइना पूरा इसको बताता है। ये है साउथ चाइना सी का बड़ा प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब हम देखते हैं पेज नंबर 8, अंत तक किसानों को मिली आज़ादी। पेज नंबर 8 का जो एडिटोरियल है, ये कल जो प्रीवियस द हिंदू का एनालिसिस था उसमें भी आया था, द हिंदू में कल ये प्रकाशित हुआ था। आज ये कहाँ हो रहा है, दैनिक जागरण में। तो यहाँ पर देखेंगे जनरली क्या होता है, हमारे किसान जो है, अगर किसान है उसने अगर कोई फसल उगाई है तो उसके ऊपर कई तरह के नियम कायदे रहते हैं। वो अपनी फसल को डायरेक्टली किसी को नहीं बेच पाता था। मीन्स किसान का अगर खेत है वहीं पर ही डायरेक्टली वो अपनी फसल को नहीं बेच पाता था, उसके लिए कई तरह के प्रावधान थे। किसान क्या करता था, किसान की अगर यहाँ खेत है, उसने कई तरह की फसल उगाई है, अगर उसके कई क्विंटल गेहूँ हुआ है तो पहले उसको लोकल मंडी में, जिसको बोलते हैं APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, या उसको कृषि उत्पाद मंडी समिति अधिनियम के अनुसार कृषि उत्पाद मंडी समिति भी बोलते हैं, वहां पर जाके बेचना पड़ेगा। फिर वहां से अगर उसको आगे कहीं बेचना है किसी दूसरी बड़ी मंडी में, तो पहले यहां पर फीस पे करना पड़ेगा, उसको पैसा पे करना पड़ेगा जो टैक्स है, उसके बाद वो नेक्स्ट मंडी में जाएगा। मीन्स या किसान डायरेक्टली किसी को सेल नहीं कर पाता था। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो APMC एक्ट है उसमें बदलाव किए हैं कि अब किसान किसी को भी डायरेक्टली अपनी वस्तु बेच पाएगा उस राज्य में जिसमें वो रह रहा है, साथ में अन्य राज्यों में भी,
और केवल एक ही बार टैक्स लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा। साथ में और क्या याद रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भी चेंज किया गया है। हमने जस्ट देखा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या था कि इसके तहत कोई व्यापारी था या कोई भी जो एक्सपोर्टर निर्यातक है वो एक सीमा से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था, मीन्स संग्रहण नहीं कर सकता था। इसके कारण क्या होता था कि महंगाई तो रुकती थी लेकिन जो संग्रहण क्षमता है इनकी वो कम हो जाती थी। तो ना तो ये संग्रहण क्षमता को बढ़ाते थे अपनी को, ना ही इनके पास इतना स्टॉक रहता था कि ये बाहर क्या कर सके, निर्यात कर सकें। तो ना तो हमारे यहाँ संग्रहण क्षमता बढ़ रही थी, ना ही निर्यात बढ़ रहा था। अब क्या किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसमें चेंज कर दिया गया है। अब इसके तहत चाहे सीरियल्स हो, मीन्स अनाज हो, चाहे दालें हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे उनके सीड हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे ओनियन, अब उनकी स्टॉक सीमा निश्चित नहीं है। अब कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो निर्यातक हो। साथ में स्टॉक सीमा कब लागू होगी, जब कभी ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ जाए, उस समय लागू होगी। जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, प्रख्यात वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था, इनका मत था कि किसान को उसके उत्पाद की इच्छा अनुसार बेचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 2019 का जो मेंस का पेपर था उसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया कि MS स्वामीनाथन साहब का क्या योगदान रहा, इनका योगदान के बारे में पूछा गया था। इन्होंने क्या योगदान दिया था कि गेहूं की पहले क्या होती थी, बड़ी फसलें होती थी, बड़ी फसल, और इनको उगाने में भी ज़्यादा टाइम लगता था, पानी ज़्यादा चाहिए था। 6 महीने में एक गेहूं की फसल होती थी। बाद में इन्होंने क्या किया, ऐसी जीन इसमें डाली कि इनकी जो हाइट थी प्लांट की वो कम हो गई, साथ में 3 महीने में ही पकना स्टार्ट हो गई। इन्होंने MS स्वामीनाथन साहब ने NE बोरलॉग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोलते हैं, जबकि MS स्वामीनाथन साहब को भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं, दोनों ने मिलकर काम किया था। एक इंस्टीट्यूट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दिल्ली में ही है, जिसको पूसा के नाम से भी जानते हैं। वहां पर इन्होंने काम किया था। और माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू से कि इसी इंस्टीट्यूट में जहां पर MS स्वामीनाथन साहब ने काम किया है, उसी डिवीजन में इन्होंने जेनेटिक्स में काम किया था, उसी डिवीजन में वहीं पर ही मेरा MSc हुआ है। तो एक मेरा ग्रेट अचीवमेंट रहा वहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना। उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मेरा MSc उन्हीं के डिवीजन में था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब के। आगे जो है इम्पोर्टेंट वो है NE बोरलॉग, MS स्वामीनाथन साहब हमने पढ़ा। असेंशियल कमोडिटी एक्ट हमने पढ़ा, साथ में हमने यहाँ पर APMC एक्ट पढ़ा। इसके अलावा हमको यहाँ पर ज़्यादा कि यहाँ पर इस टाइप की कोई नॉलेज नहीं रखनी है कि इसने ये कहा, ये जनरली हमको बाद में याद नहीं रहते हैं। तो ये जो डाटा है, इसमें डाटा के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट बातें थी वो थी MS स्वामीनाथन साहब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, और APMC एक्ट, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। और कुछ बातें आपको लगे कि किसान को क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सभी आपको याद रखना है। पेज नंबर 9 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लौट रहे श्रमिकों से बदलेगा समीकरण, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी व्यूज तो आप एग्जाम में लिख भी नहीं सकते। मजदूर भैया से विहीन होते महानगर, ये क्या लैंग्वेज है, तो दैट्स नॉट ए गुड लैंग्वेज। ऑनलाइन परीक्षा की मुश्किलें हमने कल भी देखा था। ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जो पहली बार एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन, क्या वो समझेगा? जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उनसे अगर कोई फैमिलियर नहीं है तो कैसे एग्जाम दे पाएगा। फिर नेट की कनेक्टिविटी, कई बार आपने देखा होगा कई बार बैठे रहते हैं हम, फिर क्वेश्चन पेपर को कई बार हम पलट के अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार क्वेश्चन निकल गया, उसको आने में कई टाइम लग जाता है। तो कई तरह की प्रॉब्लम है जो ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। इसके लिए हाई स्पीड नेट चाहिए हमारे लिए, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होनी चाहिए। करप्शन होने का चांस रहता है, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, हैक कर ले कोई, तो ये सभी बातें हमको पता होनी चाहिए। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आज इकोनॉमी की पर चर्चा हो रही है और आज जारी होंगे GDP के आंकड़े। तो GDP के आंकड़े कौन से जारी होंगे? एक तो 2019-20 के जो वित्त वर्ष थे उसके आंकड़े जारी होंगे, साथ में जनवरी से लेकर मार्च का जो तिमाही है, हमने कल भी देखा था। हमारे टोटल जो 12 महीने होते हैं, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जिसे तिमाही बोलते हैं। तो ये जो पहली तिमाही है जनवरी से मार्च 2020, उसके आंकड़े भी जारी होंगे। GDP हमने पहले भी देखा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
मीन्स एक साल में जो इंडिया में पैदा होती है वस्तु और सेवाएं, जितनी वस्तुएं और सेवाएं में क्या, जैसे ट्रांसपोर्ट है, मोबाइल सेवा है, वस्तुओं में क्या, जो खाने की वस्तुएं हैं या कोई भी पहनने के कपड़े हैं, तो जो टोटल एक साल में जितनी हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य मीन्स उसका अंतिम बाजार मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर अंतिम बाजार मूल्य लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर वीट है, वीट से आपने क्या बनाया, आटा, और आटा से बनाया ब्रेड, तो आपने वीट का भी पैसा जोड़ लिया, आटे का भी पैसा जोड़ लिया, ब्रेड का भी पैसा जोड़ लिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। इसलिए हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट है बाजार में, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, उसी के भाव को जोड़ेंगे। एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये लाई गई थी हमारे इंडिया में इकोनॉमी को कैसे अच्छा रखा जाए, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। बस इतना सा याद रखना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे जो वित्त मंत्री रहते हैं सेंटर में वो। साथ में इसका किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे सिंपली एक ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था, तो इसको याद रखना। मीन्स एक ना तो सांविधिक संस्था है ना ही संवैधानिक। हमारे लिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, एक है यहाँ पर एनबीएफसी एंड बैंक्स में हमने डिफरेंस पहले भी देखा था कि एक तरफ अगर बैंक लें, एक तरफ एनबीएफसी। तो जब आप एनबीएफसी में पैसा जमा कराते हो तो यहाँ पर पैसा जब भी हम जमा करवाते हैं, हम डिपॉजिट जब करवाते हैं तो दो तरह के डिपॉजिट होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट मीन्स मांग जमा, एक होता है टर्म डिपॉजिट मीन्स समय जमा भी बोलते हैं इसको, क्या टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, आज आपने पैसा जमा कराया, आज आप कल ही जाकर मांग सकते हो, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसमें करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट खुलता है, ये एनबीएफसी में नहीं खुलेगा जबकि बैंक में खुलेगा। साथ में जो टर्म डिपॉजिट है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे एफडी आपने 6 महीने के लिए फिक्स कर दिया, 1 साल के लिए फिक्स कर दिया कि उससे पहले मैं पैसे नहीं निकलवाऊंगा, तो उसे बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट बैंक और एनबीएफसी दोनों में होता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट केवल बैंक में होता है। बैंक में डिमांड डिपॉजिट, जो एनबीएफसी वहाँ डिमांड डिपॉजिट नहीं करवा सकते, केवल और केवल टर्म डिपॉजिट करवा सकते हैं। कहाँ, एनबीएफसी में। मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 60 मंथ मीन्स 5 साल मिनिमम, 5 साल मैक्सिमम और 1 साल के लिए मिनिमम वहाँ पैसा जमा करवाना ही पड़ेगा। और साथ में एनबीएफसी चेक भी जारी नहीं कर सकती। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्या होती है, जो हाउस रहता है उसके लिए पैसा देती है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहीं पर निवेश करना रहे पैसा किसी कंपनी में, तो क्या होगा, यहाँ म्यूचुअल फंड रहेगा। आप डायरेक्टली जाकर पैसा वहाँ पर खर्च नहीं करोगे, आप क्या करोगे, म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे। और म्यूचुअल फंड की कंपनी रहती है जो आपके पैसों को कहीं दूसरी जगह निवेश करती है। तो ये क्या है, मीडियम का काम करती है, बीच में मध्यस्थता का काम करती है आपके पैसों को लेकर। आपके पैसे, आप यहाँ पर पैसे डायरेक्टली किसी कंपनी में नहीं लगा रहे हो, जैसे वोडाफोन। आपने क्या किया, शेयर जब आपको खरीदने हैं तो आप खुद शेयर नहीं खरीद कर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, और म्यूचुअल फंड आपके पैसों को शेयर मार्केट में लगाएगा। तो ये आप याद रखना। अगेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेज, वो है 77% एमएसएमई को जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए इमरजेंसी फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने देखा था कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि एमएसएमई कहते किसको हैं, मीन्स जो सूक्ष्म लघु ये हैं, लघु स्मॉल मीन्स मध्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम। जो एंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है, उद्यम मीन्स छोटे छोटे हमारे पास यहाँ पर उद्यम है, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। किस आधार पर, पहले क्लासिफिकेशन ये था लेकिन हमको याद नहीं रखना है। पहले मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो निर्माण कार्य करती थी कोई उद्योग, उसके लिए अलग परिभाषा थी, और जो सेवा क्षेत्र में थी, जो सेवा देती थी कोई उद्योग, वो अलग था। लेकिन अभी दोनों को मिलाकर एक ही परिभाषा बना दिया गया है, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जैसे जूते बनाना, जबकि सेवा में क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन की सेवा देना। तो यहां पर अब दोनों का एक ही परिभाषा कर दिया। माइक्रो किसको कहेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश 1 करोड़ से कम है, और टर्नओवर मीन्स जो माल का उत्पादन होता है पूरे साल में, वो है 5 करोड़ से कम। स्मॉल किसको कहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, मीन्स 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम।
मीडियम किसे कहेंगे? इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 20 करोड़ से कम, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से 100 करोड़ से कम। तो इसको क्या कहेंगे हम? तो मैक्सिमम 100 करोड़ तक की कोई कंपनी है वो मीडियम तक जाएगी। मीन्स हमारे यहाँ पर जो कंपनियां हैं जो 50 करोड़ से कम की है उसको माइक्रो बोलते हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ के बीच में जो रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? स्मॉल। मीन्स 50 करोड़ से कम की स्मॉल, एंड मीडियम में 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम। तो ये परिभाषा है कि निवेश और टर्नओवर। टर्नओवर में एक साल में कितना सामान उत्पादन हो रहा है उसका एक मूल्य लगा लेते हैं, जबकि निवेश क्या होता है? निवेश में जब किसी उत्पादन के लिए पैसा खर्च किया जाता है तो उसे निवेश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ 4 व्हीलर 5 लाख की परिवार को घुमाने के लिए, तो वो क्या है? कंजप्शन। क्या है? उसको उपभोग बोलते हैं, उपभोग। लेकिन उसी गाड़ी को मैं टैक्सी के रूप में उपयोग कर रहा हूं तो वो क्या है? उत्पादक खर्च। मीन्स वो मुझे उत्पादन करके देगा, तो उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार आ जाता है कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी पर काम कर रही है सरकार। लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होती है कि कैसे किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह फास्ट हम पहुंचा दें। कई बार आपने देखा होगा, आप यहां पर ट्रेन की पटरियां हैं पास पास, मालगाड़ी जा रही है उसको रोक लिया जाता है, जबकि जो सवारी गाड़ी है उसको पहले छोड़ दिया जाता है। तो ये कई बार प्रॉब्लम आता है, इसके कारण माल लेट हो जाता है। इससे हमारी जो लागत है किसी भी उत्पादन की वो बढ़ जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो वस्तुएं वो पिछड़ जाती है। अगर आप ही सोचिए कि हमारे पास फास्ट कॉरिडोर हो जिससे वस्तुएं बहुत तेजी से जाए, तो क्या होगा? हमारा जो ऑयल है, फ्यूल है, वो कम जलेगा। साथ में वस्तुएं जब तेजी से पहुंच जाती है तो उसकी माल की जो लागत है वो कम हो जाती है। जब फास्ट चलती है, जब एक ट्रक 10 घंटे पे पहुंचता उसकी जगह अगर 5 घंटे में पहुंच जाता हो तो तेल भी कम खाएगा, साथ में माल जल्दी पहुंच जाएगा तो फास्ट भी काम होगा। इसलिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी पर काम कर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी वैल्यू जो है उसको बढ़ा सकती है, साथ में जो दाम है उसको घटाकर इंटरनेशनल मार्केट में हमारे भी कंपिटिटिव बनेंगे। क्योंकि चाइना की वस्तु हमारे सामने क्या है? सस्ती, तो लोग उसी को खरीदते हैं। साथ में हमारे जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक को लेकर, वो भी सोल्व हो सकती है। अब पेज नंबर 11 पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक कि जो रूस है, रूस में एक होने वाला था ब्रिक्स सम्मेलन और एक था एससीओ। तो दोनों सम्मेलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है ये मैं बता रहा हूं। जैसे आपने एससीओ लिख लिया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। इसकी हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग, चाइना। पहले ये लिख देना है। 1996 में संघाई 5 के नाम से इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें 5 देश थे: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम पड़ गया एससीओ। तो एससीओ 2001 में बना। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। ऐसे करके टोटल 8 सदस्य हो गए, पहले 5, फिर 1 6 और 2 8। इसका जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसमें एक RATS मींस रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इस नाम की एक संस्था है। ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसका? एससीओ का, जिसका मेन काम, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। देखो एससीओ खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक छोटी सी संस्था उसका नाम है RATS। इसका मेन काम क्या है? टेररिज्म, आतंकवाद को कम करना, अलगाववाद को कम करना और उग्रवाद को, एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद को कम करना। ये सभी पॉइंट्स आप क्या किस में लिख सकते हो? एससीओ में। अगर एससीओ का मैप देखें तो देखिए यहां पर इसके सदस्य कौन से हैं? रसिया, चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान एक साथ, रसिया एंड चाइना एक साथ, और जो मध्य जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, 5 देश हैं, उसमें से एक देश को छोड़ दो, तुर्कमेनिस्तान। बाकी क्या है? सारे देश, जो 4 देश बचे हुए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सभी क्या है? शामिल हैं। तो याद रखना ये सभी एससीओ के देश हैं। इसी में ब्रिक्स भी आया है, तो ब्रिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। ब्रिक्स जो देश है, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2019 में। पहले जो था इसका नाम था ब्रिक, बाद में इसका नाम हुआ ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद। ये क्या है? एक इकोनॉमिकल मीन्स आर्थिक, राजनीतिक और रीजनल कोऑपरेशन कैसे बढ़े, सहयोग कैसे बढ़े, उसके लिए है। इसमें 5 देश है: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 2009 में पहले इसका नाम था ब्रिक, और कब किस लिए है ये? इकोनॉमिक, ये सभी बढ़ाने के लिए। अब यहां पर देख सकते हैं कहां पर ये देश है।
जो साउथ अमेरिका वहां पर ब्राजील, यहां पर अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रसिया। तो 5 देश इसमें शामिल हैं ब्रिक्स में। इतना सा आपको याद रखना है। आगे जो हमको याद रखना है यहां पर कि जो हांगकांग है, हांगकांग पर सख्ती के प्रस्ताव चीन की संसद में लागू हो गए। अब क्या हो गया कि हांगकांग में कोई भी जो चाइना के विरुद्ध काम करेगा उसको चाइना में लेकर ले जाकर मुकदमा चलाया जा सकेगा। साथ में इससे चाइना जो हांगकांग है उसके लिए खतरा भी है। 1997 में 150 साल पर के राज करने के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को सौंप दिया था, ये कहकर कि आप ऑटोनॉमी इसकी जारी रखोगे, मीन्स इसको स्वतंत्रता देकर रखोगे, इस पर वो सभी लॉ लागू नहीं करोगे जो आपके यहाँ चलते हैं। लेकिन अभी चाइना धीरे धीरे इस पर कई तरह के रूल्स लगा रहा है, किस पर, हांगकांग पर। तो ये आप याद रखना। एक जो आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है वो है, कभी पूछ लिया जाता है कि जो यांगत्सी नदी है वो कहां पर है, तो चाइना में। तो चाइना में यांगत्सी नदी है जहां पर ये एक रोड ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, मैपिंग, तो वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ पर महाद्वीप हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन से द्वीप हैं, किसकी राजधानी क्या है, कहाँ पर कौन सा रेगिस्तान है, कोई फेमस स्थान है क्या वहाँ पर, उन सभी का डिस्कशन हम करेंगे आने वाले समय में। पेज नंबर 12 कोई काम की न्यूज़ नहीं। पेज नंबर 13 पर भी हमारे लिए कोई काम की ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा याद रखना कि 1 जून को केरल तट पर आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, जनरली कैसे हमारे यहाँ मानसून आता है, यहाँ पर मानसून कैसे आता है इंडिया में। इंडिया का अगर हम मैप लें, यहाँ पर इंडिया का अगर हम मैप लें, यहाँ पर यहां पर हमको पता है तिब्बत का पठार है। गर्मियों में क्या होता है, तिब्बत का पठार अभी जून जुलाई में तपना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मई जून जुलाई। और यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण जो पार्टिकल हैं हवा के वो दूर दूर भागते हैं, क्योंकि गर्म होने के बाद दूर भागेंगे। जब दूर दूर भागते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो क्या होता है, हवा का प्रेशर ऐसे समय जब दूर दूर हवा के पार्टिकल रहते हैं तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जब पास होते हैं जब ज्यादा प्रेशर रहेगा, ज्यादा भार रहता है, तो इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या होगा, क्या हो जाता है, जो पार्टिकल का प्रेशर यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है। और साथ में जो हिंद महासागर है वहां पर क्या बढ़ता है, नीचे की साइड में मेडागास्कर के आसपास जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमको पता है कि हवा हमेशा अधिक, जो कण ज्यादा रहेंगे वहां से हमेशा ज्यादा कम कणों की तरफ बढ़ेगी, मीन्स हाई प्रेशर की तरफ लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। इससे क्या होगा, हमारे देश की तरफ फास्टली, मीन्स देश के अंदर एंटर करती है हवाएं। तो जब हवाएं एंटर करती है तो साथ में हिंद महासागर से क्या करती है, जो मॉइस्चर रहती है, आर्द्रता, उसको लेकर आती है और हमारे देश में बारिश होना स्टार्ट होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कैसे बारिश होती है। इसके लिए एक लेक्चर अलग से बनाएंगे हम इंडिया के मानसून को लेकर, जिसमें हम मानसून के बारे में अच्छे ज्योग्राफी में अच्छे से बात करेंगे। उसके अलावा कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पर, हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि पहली बार जो एवरेस्ट पर चढ़े थे एडम हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे 1953 में, तो इतना सा आप याद रख सकते हो। साथ ही में याद रखना आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। तो ये दोनों आप याद रखना। इसके लिए इन्होंने क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज़ थी जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।